नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। रोजाना एक वीडियो डालता हूं। शाम को 7 बजे का वक्त होता है, क्योंकि शाम को 7 बजे आप में से सर्वाधिक लोग उसे देखने आते हैं। इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि 7 बजे ये वीडियो आपके लिए लगा दूं। 2 वीडियो मैं इसलिए नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे कुछ वक्त अपने चैनल को भी देना पड़ता है। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अधिक से अधिक वीडियो और अधिक से अधिक पर्सपेक्टिव आपके सामने लाऊं। अब आज का मसला क्या है? कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिनके दूरगामी परिणाम होते हैं। आप समझ भी नहीं पाते कि आज ये चीज हो गई है, लेकिन इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा। कुछ ऐसा ही कानून संसद के अंदर आया है और इसको मैं कहूंगा अरविंद केजरीवाल इफेक्ट। अरविंद केजरीवाल इफेक्ट क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल वो शख्स थे जो जेल के अंदर रहे, 156 दिन जेल के अंदर रहे, लेकिन 156 दिन जेल के अंदर रहने के बावजूद वो अपनी सरकार चलाते रहे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी 21 मार्च 2024 को ईडी ने की थी। उनके ऊपर शराब घोटाले का आरोप था, उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था और उनके ऊपर लगे आरोप इतने गंभीर थे कि उनको लगभग 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा। 10 दिन की पूछताछ के बाद 1 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया। उससे पहले वो पुलिस कस्टडी के अंदर थे, ईडी की कस्टडी के अंदर थे। पुलिस कस्टडी का मतलब ईडी की कस्टडी, इसका मतलब सीबीआई की कस्टडी, क्योंकि ये केस ईडी और सीबीआई दोनों ने किया हुआ था। इस कस्टडी के दौरान अरविंद केजरीवाल से इन तमाम मसलों पर खूब पूछताछ हुई, लेकिन अरविंद केजरीवाल पद से नहीं हटे। राजनीति में इतनी निर्लज्जता किसी की हो सकती है, राजनीति में किसी की इतनी अनैतिकता हो सकती है, राजनीति में शुचिता का कोई इतना विरोधी हो सकता है, वो भी आम आदमी पार्टी वाला, ये किसी ने सोचा नहीं था। मुझे याद है वो अन्ना आंदोलन जिसको खड़े होकर मैं 24 घंटे 24/7 अपने तब के चैनल स्टार न्यूज के लिए रिपोर्ट करता था। बड़ी बड़ी बातें होती थी कि अगर किसी पर आरोप लगा उसे तुरंत जेल के अंदर भेज दीजिए, इन्वेस्टिगेशन की कोई जरूरत नहीं है। जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप लगे उसे सभी पदों से तुरंत हटा दीजिए। और ऐसा ही एक मूवमेंट हुआ था जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप वाले कई सारे मंत्री, जिनमें से एक प्रणब मुखर्जी बाद में भारत के राष्ट्रपति बन गए थे, उनको पद से हटाने के लिए बाकायदा आंदोलन हुआ था। लेकिन पर उपदेश कुशल बहुतेरे, कहते हैं ना, अरविंद केजरीवाल ने सब कुछ कर लिया, लेकिन अरविंद केजरीवाल जेल भी चले गए, उन्होंने घोटाला भी कर दिया, उनके ऊपर घोटाले का आरोप भी लग गया। कर दिया तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि आरोप अभी तक साबित नहीं हुआ है, लेकिन घोटाले का उनका आरोप तो लगा। और वो भी किस घोटाले का लगा? शराब घोटाले का आरोप उन पर लगा। जो अरविंद केजरीवाल गांधीवाद की बात करते थे, जो अरविंद केजरीवाल समाज में नैतिक मूल्यों को बनाए रखने की बात करते थे, वो किस अपराध के तहत जेल गए? वो शराब घोटाले के तहत जेल गए। लेकिन केजरीवाल ने निर्लज्जता के साथ अपनी सरकार से इस्तीफा नहीं दिया। जब केजरीवाल और उनके साथियों से पूछा गया कि केजरीवाल ने ऐसा क्यों नहीं किया है, तो उनका कहना था संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया। केजरीवाल जब अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे तो इस संबंध में कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल उठाया। डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर भी ये बातें और ये पिटीशंस गई, लेकिन कानून के अंदर इसका कोई प्रावधान नहीं था। इसके चलते अरविंद केजरीवाल जब तक जमानत से बाहर ना आ गए, तब तक अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने रहे और अपने खुद जमानत से बाहर आने के बाद उन्होंने आतिशी मरलेना को इस पद पर तब बिठाया जब उनके किसी भी तरह के काम करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी और यह भी कह दिया था कि आप जो है ना तो किसी फाइल पर साइन करेंगे, ना कोई हस्ताक्षर करेंगे, ना सरकार का कोई निर्णय करेंगे। लिहाजा मजबूरीवश अरविंद केजरीवाल को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। वो चाहते थे कि चुनाव के अंदर उनको सिंपैथी मिलेगी, ऐसा नहीं हुआ। आइए समझ लेते हैं अरविंद केजरीवाल का टाइमलाइन। लेकिन उससे पहले ये समझ लीजिए कि इसी को रोकने के लिए अब सरकार एक बिल लाई है। सरकार का ये बिल क्या कहता है? सरकार का भी ये बिल ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा जेल के अंदर रहता है, उसको जमानत नहीं मिलती है और वो पीएम, सीएम या किसी मंत्री पद पर है, केंद्र शासित प्रदेश हो, राज्य हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, उसको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। इसके लिए बाकायदा 3 बिल लाए गए हैं और संसद में इन बिल को पेश करने का भरपूर विरोध हुआ। विरोध कुछ इस तरीके से हुआ कि सभी विपक्षी लोगों ने कहा कि सरकार को इससे विपक्षी लोगों की सरकार गिराने का एक और हथियार मिल जाएगा। उनका यह भी तर्क था कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के
जो रहमो करम पर प्राइम मिनिस्टर भी हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर भी हो जाएगा और बाकायदा तमाम मंत्री भी हो जाएंगे। प्रावधान सीधा है। प्रावधान क्या कहता है? प्रावधान ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, ये अगर वो मंत्री है, अगर वो प्रधानमंत्री है, अगर वो चीफ मिनिस्टर है और वो अपने पद पर रहते हुए अगर उसे जेल जाना पड़ता है, तो जेल जाने के बाद जो है और उस केस के अंदर उसकी सजा 5 साल से ज़्यादा है, तो 30 दिन के भीतर अगर उसे जमानत नहीं मिलती है तो उसे पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। कब? 31वें दिन उसे पद से हटा हुआ मान लिया जाएगा। लेकिन विपक्ष इस पूरे के पूरे बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। अमित शाह ने जब इसको टेबल किया तो इस पर खूब हल्ला हो हंगामा हुआ। आप इस पर सरकार की बातें भी सुनिए और विपक्ष की बातें भी सुनिए। संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 का संशोधन करने वाले विधेयक और 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक को माननीय अध्यक्ष जी द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले इस सभा के 21 सदस्य और उपसभापति द्वारा नाम निर्दिष्ट करने वाले 10 सदस्यों के मिलकर There is a lot of action going on. You must have heard, and I'm sure all of you have heard, of the new bill that the BJP is proposing. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. आईटी के ऑफिसर कौन बनाता है? ईडी के, सीबीआई को रूलिंग पार्टी बनाती है। आप बताइए फिर कहां इंडिपेंडेंस रहेगा इन लोगों का? आप कैबिनेट के 6-7 लोगों को केस लगाइए, 30 दिन डालिए अंदर जेल में, गवर्नमेंट गिर गई उनकी। तो ये असल मकसद वो है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अच्छा, उस बिल में ये भी है कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अरेस्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर को बताइए। और प्राइम मिनिस्टर, ये उसमें उस बिल में कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के बिल में कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट करेगा। अरे भाई, संविधान में हमने लिख दिया है कि द प्रेसिडेंट विल एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब आइए समझा देता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर क्या बोल रही है और विपक्ष इस मुद्दे पर क्या बोल रहा है। सरकार इस मुद्दे पर बोल रही है कि अब पीएम, सीएम और मंत्री जेल में रहते हुए सरकार नहीं चला पाएंगे, जबकि विपक्ष का कहना है ये सरकार का हथकंडा है ताकि विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को, विपक्ष के मंत्रियों को और विपक्ष की सरकारों को टारगेट किया जा सके। इसके अलावा सरकार का कहना है कि सार्वजनिक जीवन में गिरती नैतिकता को ऊपर लाने के लिए और शुचिता स्तर को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ऐसा करने के बाद ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रहमो करम पर आ जाएगा। यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ये डिसाइड करेगा कि किसको मुख्यमंत्री रहना है, किसको मंत्री रहना है, और ये अपने आप में प्रजातंत्र के लिए बेहद खतरनाक होगा। इसके अलावा ये भी सवाल उठता है कि क्या जेल में रहते हुए सरकार चलाना उचित है। लेकिन विपक्ष के लोगों का कहना है कि अगर ये आरोप राजनीति के तहत लगाए गए हैं, ऐसे में जेल में रहकर भी सरकार चलाना अनुचित नहीं है। उनका ये मानना है कि ज़्यादातर आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी विपक्षी लोगों पर लगाती है और उसके साथ जो लोग होते हैं, यानी जो लोग विपक्ष को छोड़कर सत्ता पक्ष की तरफ आ जाते हैं, उनके केसेस को जानबूझकर कमजोर कर दिया जाता है। ईडी और सीबीआई के उनके केसेस में जांच धीमी हो जाती है या उन जांचों को किसी भी तरह से बंद करने की कोशिश की जाती है। तो उनका ये मानना है कि ऐसे मामलों में लेवल प्लेइंग फील्ड विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में नहीं होगा और जानबूझ के विपक्ष के लोगों को टारगेट किया जाएगा। अब यहाँ पर सत्ता पक्ष का यह कहना है कि हम तो इस कानून के दायरे में प्रधानमंत्री को भी लेकर आए हैं और प्रधानमंत्री भी इस कानून के दायरे में हैं। यानी यदि प्रधानमंत्री को जेल में होती है और प्रधानमंत्री 30 दिनों तक अपनी जमानत नहीं ले पाते हैं तो 31वें दिन स्वयं वो अपने पद से हट जाएंगे। लेकिन विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ, यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव आएगा या प्रधानमंत्री के जेल जाने की नौबत कभी आएगी, ऐसा संभव ही नहीं है। जाहिर सी बात है, इसीलिए सीएम और बाकी मंत्री जो विपक्ष हैं उनको निशाना बनाया जाएगा।
यहाँ पर तर्क यह है कि सभी को दायरे में लाया गया है, इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, इसकी बात करना गलत है। लेकिन विपक्ष का इस पूरे मामले में साफ साफ तर्क है कि ये एक वेंडेटा है, ये एक पॉलिटिकल वेंडेटा है, जिसके तहत जानबूझ के ऐसी डिजाइन पैदा की जा रही है जिसके चलते आने वाले समय में विपक्ष की सरकारों को गिराया जा सके। आपको याद होगा लालू यादव को लेकर एक अध्यादेश को राहुल गांधी ने, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, फाड़ा था। उस अध्यादेश पे क्या था? उस अध्यादेश में यह था कि 2 साल से अगर किसी को ऊपर को सजा होती है तो उसकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ जो है उसको कानून में जो है कानून के हिसाब से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। इसी के ऊपर, इसी को खत्म करने के लिए मनमोहन सरकार लालू यादव को राहत देने के लिए अध्यादेश लेकर आई थी, लेकिन राहुल गांधी ने उसको फाड़ दिया था। इसका नतीजा क्या हुआ? लालू यादव चुनाव लड़ने से वंचित रह गए और खुद इसी कानून के तहत राहुल गांधी को अपनी सदस्यता मोदी वाले मामले में 2 साल से ज्यादा की सजा हो जाने के बाद गंवानी पड़ी। लेकिन अब वही राहुल लालू यादव को गले लगा रहे हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष इस बात पर सवाल उठा रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले पर विपक्ष के डबल स्टैंडर्ड हैं, और इसके अलावा सरकार का तर्क यह है कि भ्रष्टाचार के ऐसे तमाम मामलों को रोकने के लिए, इन पर रोकथाम लगाने के लिए, ताकि कानून का डर रहे, इसके लिए इस प्रावधान को लाया गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं को डराने के लिए लाया गया है। इन तमाम चीज़ों के बीच, इस तमाम बहस के बीच, इस पूरे मामले को अब संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया है। संयुक्त संसदीय समिति क्या करती है? इसमें लोकसभा के सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के सदस्य होते हैं। इस पूरे कानून को स्टडी किया जाता है। कानून को स्टडी करने के बाद जेपीसी रिपोर्ट देती है। जेपीसी की रिपोर्ट कानून मंत्रालय को जाती है। उसके बाद नया कानून ड्राफ्ट होता है। लेकिन ये जो कानून है ये साफ तौर पर कहता है कि पीएम, सीएम या मंत्री, अगर कोई भी व्यक्ति 5 साल के से ज़्यादा की सजा वाले किसी अपराध में 30 दिन के लिए भी जेल जाता है तो उसको अपना पद, अगर 30 दिन के अंदर बेल नहीं मिलती है तो 31वें दिन छोड़ना पड़ेगा। यानी जेल में रहते हुए अब आप सिर्फ 30 दिन तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, और बेल नहीं मिली तो 31वें दिन आप स्वयं इस पद से मुक्त हो जाएंगे। इसके लिए आपने इस्तीफा दिया हो ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मामला किसके चलते आया? ये अरविंद केजरीवाल का इफेक्ट है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफा नहीं दिया तो इस बात पर बहुत चर्चा हुई कि क्या ऐसा करना उचित है। लोग जो सामाजिक और नैतिक जीवन की मर्यादा के हिसाब से कहते थे, उनका साफ साफ ये कहना था कि नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन केजरीवाल अपनी बात पर अड़े रहे। इससे पहले सत्येंद्र जैन के मामले में भी हमने देखा कि सत्येंद्र जैन भी जेल चले गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया। उसके बाद जब मनीष सिसोदिया जेल गए तो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा एक साथ लिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने अपना इस्तीफा कब दिया? अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया जमानत मिलने के बाद। मुझे जहां तक याद है, सितंबर के दूसरे हफ्ते में उन्होंने कहा था कि अब मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहा हूं। उसके 2 दिन बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। इसके अलावा एक और केस है जो विचार में आता है, जो चर्चा में आता है, वो है सेंथिल बालाजी। तमिलनाडु के ये जो मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, इनको भी जेल हो गई थी, लेकिन इन्होंने भी अपना पद छोड़ने से इनकार कर दिया था। बाद में कानूनी पछड़ों में फंसने के बाद इनको अपना पद छोड़ना पड़ा था। तो अब आने वाले समय में जेल से न सरकार चलेगी, जेल से न मुख्यमंत्री काम करेगा, जेल से न प्रधानमंत्री काम करेगा, और जेल से न ही कोई मंत्री काम करेगा। मेरे ख्याल से ये जो कदम सरकार ने उठाया है, ये एक स्वागत योग्य कदम है और इसकी सराहना की जानी चाहिए।